डॉक्टर श्याम बंसल डीएम एफआरसीपी लंदन से एक किडनी स्पेशलिस्ट है। ये पिछले 22 वर्षों से गुड़गांव व दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी तक 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स को देख चुके हैं। अभी मेदांता हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी के डायरेक्टर बतौर कार्यरत है। ये दिल्ली नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है। किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद कैसे अपना ख्याल रखें जिससे आपकी किडनी लंबे समय तक ठीक रहे। हम आज किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसे ठीक रहें उसके बारे में बात करेंगे। मैं ये टॉपिक इसलिए उठाना चाहता हूँ कि मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई बार कुछ सवाल रहते हैं और वो सवाल पूरी तरह से बिज़ी ओपीडी में हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं या उतना टाइम नहीं होता है। कुछ लोगों ने तो ये पूछा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको कि बार बार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसमें काफ़ी पैसा लगता है और उसमें आपको किसी की किडनी लेनी पड़ती है। तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखें अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिससे कि आगे चल के किडनी लंबे समय तक 20 साल 30 साल या उससे भी ज़्यादा चलती रहे। कई सारे पेशेंट हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 20 साल 30 साल या उससे ज़्यादा भी किडनी काम करती है, बट कुछ लोगों की किडनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है जबकि किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाए और उसमें रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद, क्योंकि किडनी जो लगाई जाती है वो दूसरे पर्सन की होती है और वो किडनी बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ, बिकॉज़ किडनी एक फॉरेन बॉडी होती है, तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसको कम करने के लिए, उसको दबाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको कि हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स बोलते हैं, जो कि इम्यूनिटी कम करती हैं, जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी किडनी को ख़राब ना करे। तो एक ये बैलेंस रखना होता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, इन मेडिसिन को लाइफ लॉन्ग रेगुलरली लेना होता है। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांट के कुछ समय के बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उन दवाइयों में कमी अपने आप कम करने लगते हैं, जिससे कि दवाइयों का लेवल शरीर में कम हो जाता है और बॉडी किडनी को रिजेक्ट करने लगती है। फिर उनको पता चलता है कि किडनी में खराबी आ गई है और किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, जो कि ये काम के लिए यूज़ करते हैं हम। सबसे पहली दवाई होती है जिसको कि हम बोलते हैं टेक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन। आज से 20-25 साल पहले हम साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ करते थे, लेकिन अभी आजकल टेक्रोलिमस करके दवा है जो कि ज़्यादातर मरीज़ों में यूज़ की जाती है और जो ट्रांसप्लांट के लिए बाद रिजेक्शन कम करने के लिए सबसे आवश्यक और सबसे इम्पॉर्टेंट दवा होती है। इस दवा का लेवल ब्लड में एक लेवल के ऊपर इसका डोज डिपेंड करता है। तो सारे लोगों में ये डोजेज इसका अलग अलग हो सकता है। मेरे कई सारे पेशेंट हैं जिनको कि डोज बहुत ही कम चलता है। किसी को पूरे दिन में 1 मिलीग्राम की भी ज़रूरत पड़ती है, बट किसी को 10 मिलीग्राम की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग शरीर में सबके मेटाबॉलिज्म अलग अलग से होती है इस दवाई की। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम इसका एक लेवल मेंटेन करके रखते हैं। तो 3 महीने का, जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ उसके 3 महीने तक जो लेवल है इस दवा का वो 8 से 12 के बीच में रखते हैं और 3 महीने के बाद यूजली 6 से 8 के बीच में रखते हैं। इसका लेवल 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर लेवल 5 से कम अगर होने लगता है तो किडनी में रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई लोग जो दवा कम कर देते हैं उनका लेवल कम हो जाता है, किडनी में धीरे धीरे रिजेक्शन हो सकता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। दूसरी दवा जो होती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको हम बोलते हैं माइकोफिनोलेट मॉफेटिल, और इसका एक दूसरी दवा भी होती है इसी के साथ जिसको कि एजाथाइप्रिन बोलते हैं। तो पहले एजाथाइप्रिन यूज़ करते थे, बट माइकोफिनोलेट मॉफेटिल अगेन उससे बेहतर दवाई है जिसको कि आजकल 90-95% लोगों में उसको हम यूज़ करते हैं। और
इससे भी अगेन ये उसको सहायता करती है टेक्रोलिमस को कि रिजेक्शन की रेट को कम करने के लिए। और इसका डोज डिपेंड करता है कि आपको दिन में 2 गोली लेनी है या 3 गोली लेनी है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कई लोगों को अगर इन्फेक्शन होते हैं तो कई बार ये दवा टेम्परेरीली या परमानेंटली बंद भी करनी पड़ सकती है, बट ज़्यादातर लोगों में ये दवा भी लाइफ लॉन्ग चलती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट दवा होती है जिसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पहले जब ट्रांसप्लांट जब शुरुआत हुई थी या आज से 20-25 साल पहले हम काफ़ी डोजेज़ में यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय जो और अच्छी दवाइयाँ नहीं थी। अब धीरे धीरे करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनका डोजेज़ हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉइड का डोज 5 मिलीग्राम या 7.5 मिलीग्राम 3 से 6 महीने बाद कर देते हैं। लेकिन इस दवा को भी रेगुलर लेना ज़्यादातर लोगों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर इस दवा को बंद कर दिया जाए तो भी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं 30% लोगों में। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि जिसमें कि हम ये चाहते नहीं हैं कि 20% या 10% लोगों में भी रिजेक्शन के चांसेस आगे जाके बढ़ें। तो आजकल ये जो दवाइयाँ हैं इनको जब हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस 10% से भी कम होते हैं, जबकि आज से 30 साल पहले रिजेक्शन के चांसेस करीब 50% के आसपास होते थे। तो पहले से किडनी ट्रांसप्लांट का जो सर्जरी है, उसकी जो दवाइयाँ हैं, उसका जो परिणाम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और ज़्यादातर लोग किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अगर अपनी दवाइयाँ ठीक से लेते रहते हैं तो वो ठीक रहते हैं। इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये दवाइयों को अगर हम रेगुलरली नहीं लेंगे तो हमको ये किडनी में खराबी आ जाएगी, रिजेक्शन हो जाएगा। तो हमको कोई भी दवाई मेडिकल उसमें तभी दी जाती है जब उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो। तो इन दवाइयों को कई लोग बदनाम करते हैं कि ये दवाइयों से इम्यूनिटी को बैलेंस रखा जाता है। आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है और जो रिजेक्शन करने की कैपेसिटी है उसको बैलेंस रखते हैं, जिससे कि एक आदमी की दोनों चीज़ें मेंटेन रहें, किडनी भी काम करती रहे, इम्यूनिटी भी एक लेवल से कम ना हो और आदमी की लाइफ चलती रहे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर चेकअप कराना। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि किडनी की बीमारी के कई बार कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार आप टेस्ट कराओगे, पता चलेगा आपका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है और आपकी किडनी खराब हो रही है। तो ट्रांसप्लांट के बाद दवाओं के साथ साथ जिस समय पे आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं चेकअप के लिए, उसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी किडनी में कोई खराबी आ रही है तो उसको अगर आप जल्दी पकड़ लेंगे और उसका जल्दी उपचार कर लेंगे तो किडनी में खराबी हो सकता है वो वापस से ठीक हो जाए और किडनी की लाइफ बढ़ जाए। कई लोग क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दवाइयाँ तो चल रही हैं मेरी और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं चेकअप क्यों कराऊं या डॉक्टर को क्यों दिखाऊं। तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार। तो मेरी सबको सलाह ये है कि ज़रूर अपना टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं, जिससे ये पता चलता रहे कि आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, क्योंकि किडनी की बीमारी में कई बार कोई लक्षण नहीं होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, डायबिटीज़। किडनी की बीमारी करीब 35 से 40% लोगों में डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट जब होता है तो किडनी तो ठीक हो जाती है, लेकिन डायबिटीज़ तो रहेगी और डायबिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि जब किडनी ठीक हो जाती है तो भूख अच्छा लगने लगती है और किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। तो यूजुअली शुगर की दवाइयों की या इंसुलिन की ज़रूरत रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी शुगर, और कुछ लोगों को करीब 5 से 10% लोगों को ट्रांसप्लांट के बाद भी शुगर हो जाती है, जिनको पहले से नहीं होती है। जो लोग शुगर का ख्याल अच्छे से रखते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से अगर किसी की शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो उसको बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन होने के और हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको साथ में एक या तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से शुगर की दवा लें या फिर डायबिटीज़ के डॉक्टर को अलग से दिखाएं, जिससे कि शुगर को भी रेगुलर टाइम पे कंट्रोल करें। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद यूजली उन लोगों में होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। पैर में इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुगर का कंट्रोल स्पेशली रखना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है। तो ट्रांसप्लांट के बाद कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि हम कुछ काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ कैसे ठीक से जी सकते हैं।
तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद में आप सब कुछ कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद में आपको अगर किसी को यंग पर्सन है तो उनको बच्चे हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो यू कैन लिव लाइफ बिल्कुल नॉर्मली। ट्रांसप्लांट के बाद जो डाइट है वो डाइट भी लगभग नॉर्मल डाइट ही रहती है। शुरू में आपको प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है क्योंकि कमज़ोरी रहती है किडनी की बीमारी की वजह से, बट बाद में प्रोटीन अपना नॉर्मल मात्रा में लेना होता है। और इसके अलावा आपको ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर 2 तरह की परेशानियां होती हैं किडनी में रिजेक्शन के अलावा, जिनका कि ख्याल रखना होता है। एक है कि इन्फेक्शन, तो अपने ध्यान रखें जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है कि वो ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डैम्पनिंग हो, जहाँ सीलन हो, जहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह हो या एनिमल्स या कैट्स वगैरह, इनसे थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि इसमें कुछ इन्फेक्शन इधर से ट्रांसमिट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी रहते हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपना हार्ट का भी चेकअप कराते रहें रेगुलर बेसिस पे, और ट्रांसप्लांट के बाद आप जितना नॉर्मल हो सकता है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।